नमस्कार साथियों, अकाउंटिंग फंडा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अपनी सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 एग्जाम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग अभी पढ़ रहे हैं। ये मार्जिनल कॉस्टिंग की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। इसमें मैंने प्रीवियस क्लासेस में सारी थ्योरीज को कवर किया है और हम इसमें न्यूमेरिकल सेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ जो है, मुझे उम्मीद है कि आपके पास होगी। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की और उनकी ये फर्स्ट क्लास है, तो आप पहले प्रीवियस क्लासेस को क्लास नंबर 1 से देखेंगे, तभी आपको इन सेशन का पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। नोट्स की पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल अकाउंटिंग फंडा का लिंक है, वहाँ पे मैंने नोट्स अपलोड किए गए हैं। आप क्या करेंगे, नोट को वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये ठीक है। तो चलिए बस आज हम क्या करते हैं, अपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हमने अभी तक जो डिस्कशन कर लिया है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं अब तक। और अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 तक, जो पिछली लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो आप क्या करेंगे, जिन्होंने नोट्स को प्रिंटेबल फॉर्म में अपने पास रखा हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लेंगे और क्वेश्चन को रीड करेंगे और सॉल्व करते हैं। तो चलिए, बस क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, इसको शुरू करते हैं। देखिए, सीए इंटर में 2022 में आ चुका है ये, और क्वेश्चन नंबर 10 है। एक किनारे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Top Tech, a manufacturing company, is presently evaluating two possible machines or the manufacture of superior pen drives. The following information is available. दो मशीनें हमारे पास, मशीन ए और मशीन बी। उसकी डिटेल्स हमें गिवन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट गिवन है और कैपेसिटी गिवन है इन यूनिट्स। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है कि मशीन ए मैक्सिमम 8 लाख यूनिट्स क्या कर सकती है, बना सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे। देखिए, 10 का रिकमेंडेड विच मशीन शुड बी चूजन। इसमें अंडरलाइन करके एक नोट लिखें, अंडरलाइन करें इसको, और इसमें एक नोट लिखें। whenever 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 in the question, if there is a question of of recommendation of machine chosen, we should always we should always prepare a income statement and always calculated break even point break even point। तो आप ध्यान रखेंगे नोट में क्या लिखा है। नोट में मैंने ये लिखा है कि जब भी क्वेश्चन में आपके पास, ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास दो मशीन हो और आपसे रिकमेंडेशन मांगे कि हमें कौन सी मशीन को चूज करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे दोनों मशीन का। ठीक है। हमेशा क्या निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप देखिएगा मई में नहीं आया तो नवंबर में आएगा। और ये रिकमेंडेशन वाला हमेशा जब भी आपको निकालना हो, तो इसमें आप हमेशा क्या निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट भी कैसे बनानी है, आपको जो आपको ये डिटेल्स गिवन है ना, पहले एक इनकम स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करेंगे। तो बस इनकम स्टेटमेंट बनाओ, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाओ। जो जो डिटेल्स आपको गिवन है, आप वो लिखोगे। तो यहाँ पे देखो इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखो मशीन ए और यहाँ पे लिखो मशीन बी। ये ठीक है, मशीन ए और मशीन बी, मशीन ए और मशीन बी। अब इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। अच्छा, अब देखो सेल्स लिखनी है हमें। अब क्या करना है, देखो इसके ऊपर लिख लो कि ये जो वैल्यूज मैं लिखने वाला हूँ ना, ये मैं इन लैक्स में लिखने वाला हूँ, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इनको लैक्स में लिख लें। यहाँ पे भी आप कर लें इन लैक्स। राइटिंग को थोड़ा अवॉइड कर लेना यार, हाथ में ना थोड़ा इशू है, चोट लगी हुई है, तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, सेल्स। अब देखो सेल्स, यहाँ पे पीछे देखो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है मशीन ए का, 400।
और कैपेसिटी कितनी है। पहले 8 लाख और 10 लाख यूनिट के हिसाब से आप क्या करोगे, इनकी एक इनकम स्टेटमेंट बना लोगे। तो बस एक किनारे से मशीन ए है, इसको बनाना शुरू करते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देखो एक मशीन की कितनी है 400 और कैपेसिटी कितनी दे रखी है 8 लाख। तो बस यहाँ से निकालो, देखो सेल्स कितनी आ जाएगी इसकी 3200 लैक्स। वैल्यू इन लैक्स में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे देखो दूसरी, देखो उसमें कितनी है 400, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 10 लाख, तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है। सेल्स तो आ जाएगी 4000। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में देखो एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 240, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 8 लाख। तो बस यहाँ पे निकालो 340, 8 लाख के हिसाब से देखो इसकी आ जाएगी 1920। और मशीन बी है उसमें कितनी है 260 और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट और कैपेसिटी कितनी दे रखी 10 लाख। तो बस इसे सॉल्व करो, तो 1920 को जब 260 से करोगे तो ये आ जाएगा 2600, ठीक है। बस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ से निकल के आएगा आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा, बस इसे इसमें से माइनस करो 1920 में से, और इसको माइनस करोगे तो ये आएगा देखो 12,080 और दूसरा वाला आएगा हमारे पास 1400। यहाँ तक ठीक है। इसमें से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिनके पास भाई नोट्स जिन्होंने पीडीएफ फॉर्मेट में रखे हैं, तो आप, मेरा रिकमेंडेशन है कि उन्हें डाउनलोड करके प्रिंटेबल फॉर्मेट में रख लें, क्योंकि मैं नोट्स में ही आपको, जो आपके क्वेश्चंस के नोट्स हैं इसी में आपको नोट लिखाऊंगा, तो आपको वो उसी में रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो देखो मशीन ए की फिक्स कॉस्ट कितनी तरीके 350 और मशीन बी की फिक्स कॉस्ट कितनी तरीके 200। तो फिक्स कॉस्ट में से जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आप देखोगे तो इसका आएगा 930 और इसका आएगा 1200। यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिकमेंडेशन देना है कि दोनों में से कौन सी मशीन को हमें क्या करना है, चूज करना है। मैंने क्या नोट पे लिखवाया कि जब भी आपको दो मशीनों को चूज करना होगा कि कौन सी मशीन हम यूज करें, कौन सी मशीन हम यूज ना करें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि हम क्या निकालेंगे, एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे, ये ठीक है। तो बस ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक इनकम स्टेटमेंट बनाओगे। तो बस इनकम स्टेटमेंट बनाओ ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो बनाओ एक और इनकम स्टेटमेंट। अब बोलो तो पीछे वाली इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाई, उसकी जरूरत पड़ेगी, देखो क्यों पड़ेगी अभी बता रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे लिखना लेट द नंबर ऑफ यूनिट, क्या मान लेते हैं, बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ यूनिट बी क्या मान लेते हैं, एक्स। तो बस यहाँ पे लिखो मशीन ए और यहाँ पे लिखो मशीन बी, ये ठीक है। सबसे पहले क्या हम कर लिखेंगे, सेल्स। देखो सेलिंग प्राइस एक यूनिट की कितनी दे रखी, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस दे रखी है 400। नंबर ऑफ यूनिट्स तुमने कितनी मानी, एक्स। तो यहाँ से मशीन ए में सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 400x और मशीन बी में कितनी आ जाएगी 400x। यहाँ तक ठीक है। इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की उसमें कितनी दे रखी है, मशीन ए की, मशीन ए की दे रखी है 240। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है x, तो कितना आ जाएगा 240x और इसकी कितनी दे रखी 260। तो इसमें से माइनस करो 260, तो ये कितना आ जाएगा 240 और 260 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा देखो 160x और ये कितना आ जाएगा 140। बस सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा, कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन तो आ गया। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। मशीन ए की फिक्स कॉस्ट देखो कितनी आ रही थी 350 लाख, तो क्या माइनस करेंगे 350 लाख, ठीक है। और यहाँ पे कितनी आ रही थी, यहाँ पे आ रही थी 200, ये ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा, प्रॉफिट। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 160x माइनस 350 और ये कितना हो जाएगा 140x माइनस 200, ये ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट में जितना प्रॉफिट मशीन ए का होगा
उतना ही प्रॉफिट मशीन बी का होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, दोनों मशीन का प्रॉफिट इक्वल आता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या ये बोल सकता हूँ कि 160x माइनस 350 इज इक्वल टू 140x माइनस 200। भाई किसी को इसमें डाउट हो कि ये इक्वल क्यों हुआ, तो आप क्या करोगे, कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। बस यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो देखो ये कितना आ जाएगा 20x, और ये कितना हो जाएगा 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, आप इसे डिवाइड करोगे तो देखो 7.5 लाख, और क्या लिख सकते हो 7,50,000 यूनिट, क्योंकि वैल्यूज किस पे निकलेगी, सारी की सारी वैल्यूज इन लैक्स पे, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या है 7,50,000 यूनिट्स। अब एक बार मुझे बता दो, कोई डाउट किसी को भी यहाँ तक, ठीक है, तो बस अब देखो, अब तुम्हें रिकमेंडेशन देना है, ठीक है, तुम्हें क्या देना है, रिकमेंडेशन देना है कि कौन सी मशीन को हमें क्या करना है, चूज करना है, और कौन सी मशीन को हमें चूज नहीं करना, यही करना है ना। तो देखो हमें ये पता है, अब देखो कैसे करेंगे इसको, चेक करके देखते हैं। सबसे पहले ना एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और कितनी यूनिट्स लेंगे, 7,50,000 यूनिट्स, 7,50,000 यूनिट्स पे क्या करो, एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ। यानी कि अब तो सेल्स बताओ, एक यूनिट की कितनी है 400 रुपये, एक यूनिट की 400 रुपये। अब मशीन कितनी है हमारे पास, मशीन ए है और मशीन बी है। अब ब्रेक इवन पॉइंट है 7,50,000 यूनिट्स, इसमें क्या होगा, दोनों मशीन सेम नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल करेंगे। तो बताओ यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी है 400 रुपये, तो मशीन ए की सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 3, इसको उसमें लिख लेते हैं, एक काम करो ऐसे लिख लो, लैक्स में लिख लो वैल्यूज को। तो मशीन ए की वैल्यू आ जाएगी 3,000, और मशीन बी की भी आ जाएगी 3,000। इसमें से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। मशीन ए की वेरिएबल कॉस्ट देखना कितनी है 240, तो 7,50,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा 1,800, और मशीन बी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 260, तो 7,50,000 के हिसाब से हो जाएगा 1,950। बस इसे माइनस करो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा ये कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे निकालो कंट्रीब्यूशन, तो देखो इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200, और ये कितना हो जाएगा 1,050। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। देखो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी देरी की, 350 मशीन ए की है और 200 मशीन बी की है। तो यहां से प्रॉफिट कितना आ रहा, इसमें से इसको माइनस करो, 350 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 850, और इसमें से माइनस करेंगे 850। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट में दोनों कंपनियों का प्रॉफिट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब आपको क्या करना है, रिकमेंडेशन देना है, रिकमेंडेशन देना है ना। तो क्या रिकमेंडेशन देना है कि मशीन ए लें कि मशीन बी लें, तो कैसे देंगे रिकमेंडेशन, अब इसको ध्यान से देखो, हमेशा ऐसे ही करना है। हमेशा नंबर ऑफ, जब भी आपसे कोई भी मशीन रिकमेंडेशन मांगेगी, आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रेक इवन यूनिट्स यानी ब्रेक इवन पॉइंट निकालोगे, ब्रेक इवन यूनिट्स निकालोगे, ठीक है। ब्रेक इवन यूनिट्स हमारी कितनी आ रही 7,50,000 आ रही है। मुझे बताओ 7,50,000 यूनिट्स पे आप कौन सी मशीन यूज करोगे, मशीन कैसे यूज करी जाएगी। भाई हम वो मशीन यूज करेंगे, मशीन, किसी भी मशीन को यूज करने का दो तरीके, ऐसी मशीन जो कम से कम कीमत पे सामान बना दे, हम या तो उसको लेंगे। अब या ऐसी मशीन जिसको लेने से अल्टीमेटली हमारा क्या आ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए। तो मशीन हम वो चूज करेंगे जिसको यूज करने पे कंपनी का क्या हुए, प्रॉफिट ज्यादा हुए। 7,50,000 देखना, चाहे मशीन ए लग यूज करो चाहे मशीन बी यूज करो, दोनों में प्रॉफिट क्या हो रहा, सेम हो रहा। तो हम क्या बोलेंगे कि 7,50,000 यूनिट जब आप यूज करोगे ना,
तो आप कौन सी मशीन, या तो मशीन ए लगा लो या मशीन बी लगा लो, है ना। कोई से भी मशीन यूज करो, प्रॉफिट तो सेम होना है। अब क्या करेंगे, अगर यूनिट 7,50,000 से ज्यादा हो गई, ग्रेटर देन 7,50,000, अगर यूनिट्स 7,50,000 से ज्यादा हो गई तो अपनी मर्जी से कुछ भी मानेंगे। यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। अब देखो वैल्यू ऐसी मानना कि जिसको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। अपनी मर्जी से मान लो, मैं मान लेता हूँ 8 लाख, मान लेते हैं यूनिट 7,50,000 से ज्यादा है, तो कौन सी मशीन यूज करेंगे। और अगर डिमांड आपकी 7,50,000 यूनिट से कम रही तो कौन सी मशीन यूज करेंगे। तो बताओ, 7,50,000 से अपनी मर्जी से आसान मान लो 6 लाख मान लेते हैं, चलो ये ठीक है, 6 लाख यूनिट्स। तो आप कौन सी मशीन यूज करोगे। अब फिर से वही, हमें ये पता लगा, ये कैसे पता लगा कि 7,50,000 यूनिट्स में कौन सी मशीन यूज करनी है। हमने क्या बनाई थी, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या देखा, जिस मशीन का प्रॉफिट ज्यादा, हम वो वाली मशीन यूज करेंगे। 7,50,000 में हम अभी यहाँ पे देख चुके हैं कि दोनों मशीनों का प्रॉफिट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए 7,50,000 यूनिट में कोई सी भी मशीन यूज कर सकते हैं। अब इनकम स्टेटमेंट एक बार बनाएंगे जब डिमांड हमारी 7,50,000 यूनिट से ज्यादा होगी, और एक बार बनाएंगे जब 7,50,000 से कम होगी, ठीक है। तो बस एक एक करके अब इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूँ, इफ इफ डिमांड इज मोर देन 7,50,000 यूनिट्स, 7,50,000 यूनिट्स, और ब्रैकेट में लिख लेना अज्यूम, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि 8 लाख यूनिट्स है। यहाँ तक ठीक है। अब मान के चल रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितनी यूनिट्स का हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 8 लाख यूनिट्स का। तो बस क्या करेंगे, 8 लाख यूनिट्स के लिए दोनों मशीनों का क्या बनाएंगे, एक इनकम स्टेटमेंट। तो बस बनाओ इनकम स्टेटमेंट, एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कितनी यूनिट्स है हमारी, 8 लाख यूनिट्स, ये ठीक है। तो देखो यहाँ पे मशीन ए लिख लो और यहाँ पे लिख लो मशीन बी। तो मशीन ए में देखो सबसे पहले सेल्स, सेल्स कितनी है एक यूनिट की, वो सेलिंग प्राइस 400, और नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 8 लाख। तो यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 3,200, और यहाँ पे भी आ जाएगी 3,200। अब ये सारी वैल्यूज किसमें, इन लैक्स है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेना इन लैक्स, ये हर जगह लिख लेना, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो मशीन ए की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 240, तो ये 240 के हिसाब से कितना हो जाएगा 1920, सही आ रही है कैलकुलेशन। और मशीन बी के हिसाब से हो जाएगा आपका 260 है ना एक यूनिट की, तो ये हो जाएगा 2080, ये ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 1280, और इसमें से 3,200 में से 2,080 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 1,120। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो ये आएगा 350, और इसकी है 200 फिक्स कॉस्ट। तो देखो जब हम, डिमांड हमारी 7 लाख से ज्यादा है तो मशीन ए अगर हम यूज करें तो प्रॉफिट कितना आएगा 930, और अगर मशीन बी यूज करें तो प्रॉफिट आएगा 920, ये ठीक है। अब एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जब हमारी डिमांड क्या रहेगी, अब हमारी डिमांड रहेगी अगर 7,50,000 से कम। तो एक इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखो, इफ डिमांड इज लेस देन 7,50,000 units, is demand is less than 7,50,000 units, ये ठीक है। अज्यूम यहाँ पे लिख लो, अज्यूम 6
लाख यूनिट्स पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से मान के चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना लो, इनकम स्टेटमेंट और ब्रैकेट में लिख लेना कितनी यूनिट्स के लिए बना रहे हैं हम बना रहे हैं 6 लाख यूनिट्स के लिए, ठीक है। तो 6 लाख यूनिट्स। अब बस फिर से वही मशीन ए और मशीन बी। तो सबसे पहले सेल्स, एक यूनिट की सेल्स कितनी है 400 रुपये, मशीन कितनी है, ओ सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 6 लाख, तो सेल्स कितनी हो जाएगी 4200, ब्रैकेट में लिख लेना इन लैख से ये, तो सेल्स आ जाएगी हमारी 42 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो मशीन ए की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 240, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 6 लाख, तो ये आ जाएगा 1440। और मशीन बी देखो एक यूनिट है 260 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, और इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 1560। कैलकुलेशन अगर कहीं पे भाई मिस्टेक हो रखी हो तो आप मुझे स्पेसिफिकली मेंशन कर देना कि किस क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में गलती हो गई है, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, तो देखो 1440 गई तो ये कितना आ जाएगा 960, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 840। इसमें से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन में देखो फिक्स कॉस्ट मशीन ए की कितनी थी 350 लाख, 350 लाख, और मशीन बी की कितनी है 200, तो यहाँ से आप माइनस कर लोगे 200। तो बस यहाँ से प्रॉफिट प्रॉफिट देखो कितना आ रहा, मशीन ए का प्रॉफिट आ रहा है 610 और मशीन बी का आ रहा है 640, ये ठीक है। अब हमें क्या देना है, रिकमेंडेशन देना है ना, तो बस अब देखो रिकमेंडेशन देते हैं, तो चलिए रिकमेंडेशन लिखते हैं। रिकमेंडेशन हेडिंग लिखो रिकमेंडेशन। अब हमें रिकमेंडेशन देना है कि कौन सी मशीन हम यूज करेंगे। तो रिकमेंडेशन में क्या यहाँ पे लिखो रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन लिखने में सबसे पहले लिखो हेडिंग डिमांड, और इस तरफ लिखो मशीन चूजन, मशीन चूज, कौन सी मशीन चूज करेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे इफ डिमांड इज इक्वल्स टू 7,50,000 यूनिट्स। अगर आपकी डिमांड 7,50,000 यूनिट्स तक हुई, तो 7,50,000 यूनिट्स में जब आपकी डिमांड होगी, तो हम देख रहे थे, अब देखो कैसे रिकमेंडेशन करेंगे। आप देखो 7,50,000 यूनिट्स जब हम बना रहे थे ना, ये देखो ये, तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट मशीन ए में ज्यादा हो रहा है या मशीन बी में ज्यादा हो रहा है। तो आप देखोगे 7,50,000 यूनिट्स में प्रॉफिट मशीन ए और मशीन बी दोनों में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो क्योंकि दोनों में प्रॉफिट बराबर होता है, तो हम यहाँ पे कोई सी भी मशीन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे लिखो इसमें, अगर मशीन एक 7,50,000 यूनिट्स होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मशीन ए और मशीन बी। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। इफ डिमांड अगर ग्रेटर देन री 7,50,000 यूनिट्स है, तो हमने कितनी अज्यूम करी थी, हमने 8 लाख मानी थी। तो देखो 8 लाख यूनिट्स का जब हम बना रहे थे इनकम स्टेटमेंट पीछे, ये देखो, तो बताओ उसको कौन सी मशीन हमें लेनी चाहिए। आप देखोगे मशीन 8 लाख यूनिट्स अगर हमें प्रोडक्शन करना है और हमने मशीन ए यूज करी, तो वो प्रॉफिट देगी 930 लैक्स, और मशीन में कितना दे रही है 920। तो हमें तो वो मशीन लेनी है जिसमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा, तो हम कौन सी मशीन यूज करेंगे, मशीन ए। तो यहाँ पे बताओ कौन सी मशीन आ जाएगी, मशीन ए हमें यूज करनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर हमारी डिमांड 7,50,000 से कम रही, लेस देन रही 7,50,000 यूनिट से, तो हमें कौन सी मशीन यूज करनी चाहिए। तो 7,50,000 से देखो हम बना रहे थे 6 लाख के लिए, बताओ कौन सी मशीन यूज करेंगे। मशीन ए दे रही है 610 लैक्स का प्रॉफिट, जबकि मशीन बी 640 लैक्स का प्रॉफिट दे रही है। तो हम तो वो मशीन चूज करेंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा। तो यहाँ पे कौन सी मशीन चूज करेंगे, मशीन बी। क्यों, क्योंकि उसकी उस मशीन को यूज करने पे हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो बस मशीन बी, तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मशीन बी। एक बार मुझे बता दो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। किसी को भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ये सही है। अब क्या करेंगे,
बस अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देख लो भाई, ये वाला पार्ट नंबर 1 था, ये इतना बड़ा। इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट है, रिकमेंडेशन वाला पार्ट हमारा हो चुका है। इसमें अगर किसी को भी डाउट है तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। एक बार बता दो यहाँ पे किसी को डाउट है। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब करते हैं इसका पॉइंट नंबर बी। देखो पॉइंट नंबर बी में हमें क्या करना है, हमें बताना है कि व्हाट वुड यू चूज योर आंसर if you were informed that in near future demand will be unlimited and the capacity of the two machine are as follows। कह रहे हैं आपका आंसर क्या होगा अगर डिमांड फ्यूचर में अनलिमिटेड हो जाए और दोनों मशीन्स की कैपेसिटी अब कितनी हो जाए, 12 लाख। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट दोनों मशीन की बनानी पड़ेगी। देखना पड़ेगा 12 लाख में कौन सी मशीन का प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा या दोनों का सेम आ रहा। ठीक है, तो बस एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं पार्ट बी और सॉल्व करते हैं इसे। तो इनकम स्टेटमेंट बनाओ यहाँ पे, ये पार्ट नंबर बी है। इनकम स्टेटमेंट और कितनी यूनिट्स के लिए बन रही है, ब्रैकेट में लिख लो 1,20,000 यूनिट। 1,20,000 यूनिट्स, ये ठीक है। बस अब सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्स। तो देखो सेल्स क्वेश्चन में एक यूनिट की सेलिंग प्राइस आप मुझे यहाँ से बताते रहोगे, मैं आपको यहाँ पे आप चेक करते रहना कि कैलकुलेशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 400। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, 12 लाख। तो यहाँ पे ऐसे दो कॉलम बना लो, मशीन ए और ये हो जाएगा हमारा मशीन बी। तो देखो मशीन ए की सेल्स आ जाएगी हमारी 4800। अब ये सब वैल्यूज में किस में लिख रहा हूँ, लैक्स में लिख रहा हूँ। तो 4800, ठीक है, ये तो हो गई हमारी सेल्स। इसमें से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो बस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो। देखो मशीन ए की वेरिएबल एक यूनिट की कितनी है, 240। तो अगर 1,20,000 के हिसाब से करेंगे तो ये आ जाएगा 2880 वेरिएबल कॉस्ट। और मशीन बी की कितनी है, 260। तो 1,20,000 यूनिट्स के हिसाब से आ जाएगा इतना। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसे माइनस करो और देखो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 1920 इसका हो जाएगा और 1680 इसका हो जाएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है हमें फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो रिमेन फिक्स। तो बताओ मशीन ए की कितनी हो जाएगी, 350 लाख। और मशीन बी की कितनी हो जाएगी, 200 लाख। तो इसमें से इसको माइनस करो। तो ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा 1570 आ रहा है मशीन ए का और 1480 आ रहा है हमारा मशीन बी का। ये ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिकमेंडेशन देना है। तो चलिए बस अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखो रिकमेंडेशन में लिखो, हमें रिकमेंडेशन क्या, हमें यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं, हमें रीजन देना है। तो रिकमेंडेशन की जगह यहाँ पे आप हेडिंग लिखो रीजन। तो हम क्या लिखेंगे, रीजन लिखो इसमें। अब मैं रीजन बोल रहा हूँ, आप खुद मुझे बताओगे। पहले आप लिखो द if the demand in future if the demand in future will be unlimited and the capacity of machine will be 1,20,000 unit, then we should select machine A. We should select machine A since profit in this case is maximum while capacity is of 1,20,000 यूनिट्स। यानी कि 1,20,000 की यूनिट्स अगर हमें कैपेसिटी है मशीन की, तो हमें कौन सी मशीन यूज करनी चाहिए, मशीन ए। मशीन ए क्यों यूज करनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट हमारा क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ये ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 था, मैंने इसके दोनों पार्ट करा दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सीए इंटर नवंबर 2019 में ये आ चुका है। तो बस क्वेश्चन को करते हैं।
व्हेन वॉल्यूम इज 4000 यूनिट्स एवरेज कॉस्ट इज 3.75 पर यूनिट, इसे अंडरलाइन करो और इसके ऊपर लिखो टोटल कॉस्ट। व्हेन वॉल्यूम इज 5000 यूनिट्स एवरेज कॉस्ट इज 3.50, इसे भी अंडरलाइन करो और लिखो टोटल कॉस्ट। द ब्रेक इवन पॉइंट इज 6000 यूनिट, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो। अब पॉइंट नंबर ए लिखो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, और उसमें सबसे पहले एक नोट लिखो, whenever in the question whenever in the question if the number of units is given and average cost is also given, then we can calculate variable cost per unit with the help of this formula। और फॉर्मूला लिखो, उसके बाद मैं समझाता हूँ ये क्या है। तो आप लिखो उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। ये फॉर्मूला आप लिख लो। अब ये ऐसा क्यों बना मैं आपको ये पहले समझाता हूँ। जिन्हें रटना है वो सीधा ये फॉर्मूला रट लें और काम खत्म। अब जिन्हें अगर इंटरेस्ट है इसे समझने में कि ये ऐसा ही क्यों बना, तो देखो उसका रीजन कह रहे हैं। जब हम 4000 यूनिट्स बना रहे थे ना, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही, 3.75। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की फर्स्ट क्लास में देखा था कॉस्ट कौन कौन सी होती है, या तो फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये 3.75 फिक्स कॉस्ट है? अगर ये फिक्स कॉस्ट होती ना, तो फिक्स कॉस्ट का हिसाब क्या है, आप 1 यूनिट बनाओ तब भी उतनी आएगी, 1000 बनाओ तब भी उतनी आएगी। क्या ये फिक्स कॉस्ट है? आप देखोगे ये नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 4000 यूनिट्स बन रही तो कॉस्ट आ रही 3.75। आप बोल रहे कि ये फिक्स कॉस्ट है। साहब अगर ये फिक्स कॉस्ट है तो 5000 यूनिट बनाते टाइम पे ये अचानक से कम क्यों हो गई? इसको तो रिमेन सेम रहना चाहिए था। इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट का हिसाब क्या रहता है? वेरिएबल कॉस्ट आप देखोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। अगर यहाँ पे 3.75 है पर यूनिट, तो इसको यहाँ पे भी सेम रहना चाहिए था। अब अगर ये फिक्स कॉस्ट होती तो फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम रहती है। अब देखो 4000 को 3.75 से करो, जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर लेना। फिर 5000 से 3.5 को करो, जो वैल्यू आएगी उसे कैलकुलेट कर लेना। अगर तो ये दोनों बराबर आ रही तो ये फिक्स कॉस्ट है। अगर ये चेंज हो रही तो ये फिक्स कॉस्ट भी नहीं है ना। वेरिएबल कॉस्ट का हिसाब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट होती है कि पर यूनिट हमेशा सेम रहती है। देखो यहाँ 3.75 थी जब 4000 यूनिट बना रहे, 3.5 थी 5000 बना रहे। इसका मतलब ना ये फिक्स कॉस्ट है ना ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये है क्या? ये वो कॉस्ट है जिसके अंदर कुछ पोर्शन फिक्स कॉस्ट का मौजूद है और कुछ पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का मौजूद है। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी ये दोनों कॉस्ट को लेके बैठती है। अब इस 3.75 और 3.5 इसमें से हमें क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी हो और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट दे रखी हो, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला ऐसे क्यों बना? ये फॉर्मूला ऐसे इसलिए बना, हम ये देखेंगे कि यूनिट बढ़ने या घटने की वजह से कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा। तो आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट ये सॉल्यूशन का ए पार्ट है। तो बस अब चेंज इन टोटल कॉस्ट हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 3.75 यूनिट, एक यूनिट का है। हमने यूनिट्स कितनी बनाई 4000, तो इसे करोगे तो ये आएगा 17500। इसमें से माइनस करोगे, देखो 5000 यूनिट्स इंटू 3.5 करोगे तो कितना आएगा, 15000 यूनिट्स। ये ठीक है। इसमें से चेंज इन यूनिट्स, तो यूनिट्स में चेंज कितना आ रहा, 5000 माइनस 4000।
ये ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा देखो 2500 अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 2.50 पर यूनिट। ये ठीक है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रहा है 2.50 पर यूनिट। ये ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ यूनिट से दिया जाए और टोटल कॉस्ट दे दी जाए तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। बस अगला करते हैं। अब करते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में देखो हमें क्या निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता हो कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। क्यों, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। टोटल कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती है, एक तो हमारी फिक्स कॉस्ट इंक्लूड होती है और एक हमारे पास क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट आती है। अच्छा देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, तो टोटल कॉस्ट आप नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी भी ले लो आ जाएगा। तो देखो टोटल कॉस्ट मान लेते हैं, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स हम लेते हैं 4000, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है पर यूनिट 3.75 करके। तो यहाँ से टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 15000। तो बस टोटल कॉस्ट की जगह रखो 15000। फिक्स कॉस्ट तो हमें निकालनी है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो। वेरिएबल कॉस्ट बताओ, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया, वो आ रही 2.5 और नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी ले रहे 4000। आप चाहो तो 5000 करके भी निकाल सकते हो, आंसर क्या आएगा सेम। तो देखो ये कितना आ जाएगा 10000। तो बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, ये कितना हो जाएगा 10000। तो बस यहाँ से फिक्स कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपकी यहाँ से, इसमें से माइनस करोगे तो 5000 यूनिट। ये ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर बी था। अब सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर सी, पीवी रेशियो। तो बस पीवी रेशियो सॉल्व करते हैं। तो देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए ना हमें वर्किंग नोट में क्या बनानी पड़ेगी, एक इनकम स्टेटमेंट। तो वर्किंग नोट में ना एक इनकम स्टेटमेंट बना लो, छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना लो। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, इनकम स्टेटमेंट लेकिन आपको प्रिपेयर करनी है एट ब्रेक इवन पॉइंट। क्वेश्चन में देखो ब्रेक इवन पॉइंट कितना गिवन है 6000 यूनिट्स। तो बस जरा एक 6000 यूनिट्स के लिए ना, 6000 यूनिट्स के लिए आप क्या करो, एक ब्रेक इवन पॉइंट पे, ये ब्रेक इवन पॉइंट है और इस पे 6000 यूनिट्स में हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या आता है सेल्स, इसमें से क्या माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या निकल के आता है कंट्रीब्यूशन, इसमें से क्या माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, फिर क्या निकल के आता है प्रॉफिट। आप मुझे ये बताओ ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट हमेशा कितना होता है जीरो, ये तो ये रहेगा। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में कितनी गिवन है, अभी हमने प्रीवियस उसमें निकाली 5000। तो बताओ कंट्रीब्यूशन यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 5000। अब यहाँ से 5000 आ जाएगा। एक बार मुझे बता दो कोई डाउट है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट है। कंट्रीब्यूशन आ गया। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की देखो कितनी आ रही थी 2.5, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली। नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी बना रहे 6। तो बस यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट देखो कितनी आ जाएगी 15000। तो सेल्स कितनी आ जाएगी, यहाँ से सेल्स आ जाएगी 20000। ये ठीक है। बस इन सभी वैल्यूज को आप क्या करोगे यहाँ पे पुट करोगे, देखो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा यहाँ से 5000 और सेल्स कितनी आ रही 20000 और ये कितना हो जाएगा इंटू 100। तो आप यहाँ से पीवी रेशियो सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 25%, आई थिंक सो है ना, 25% आ जाएगा हमारा पीवी रेशियो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नहीं 11 था ये। अब करना है क्वेश्चन नंबर 12। देखो सी एंटर जनवरी 2021 में आपका ये आ चुका है। तो इसमें हमें, अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं, हो सकता है जिन्होंने नोट्स प्रिंट कर रखे हो ना, उनके यहाँ पे वैल्यू गलत लिखी हुई होगी, आई थिंक सो। मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है 22,50,000 ही लिखी होगी, आप इसे कट करके 48 लाख कर देंगे, अपने नोट्स में करेक्शन ये कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 48 लाख सही है, वो उनके हो सकता है 22,50,000 नोट्स में हो। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये कह रहा है टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए एंड बी आर प्लानिंग टू मर्ज, द डिटेल आर एस फॉलो। ए बी क्या करना चाह रहे हैं, आपस में मर्ज होना चाह रहे हैं, यानी सिंगल प्लांट बनना चाह रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिवन है, मतलब ए वाले की मैक्सिमम, अच्छा बताओ किसी भी प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो सकती है 100%। 100% से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। जो ये ए वाला प्लांट है ना, जब ये 90% कैपेसिटी में चलता है तो सेल्स कितनी होती है 63 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी अराइज होती है 39,60,000 और फिक्स कॉस्ट कितनी आती है 13 लाख। इसी के जैसा एक बी है, वो भी 100% मैक्सिमम चल सकता है।
लेकिन 60% कैपेसिटी पे जब वो चलता है तो सेल्स होती है 48 लाख की, और वेरिएबल कॉस्ट 22,50,000, और फिक्स कॉस्ट कितने में वो होती है 15 लाख में। अब कह रहे हैं अज्यूमिंग दैट द प्रपोजल इज इम्प्लीमेंटेड। प्रपोजल किस चीज का था कि ए और बी को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। अब मर्ज करने के बाद वो कह रहे हैं ये प्रपोजल हो गया एक्सेप्ट, मर्ज हो गए प्लांट ए और बी। तो अब बोल रहा है कि जो मर्ज प्लांट है ना उसकी ब्रेक इवन सेल्स बताओ, और ये बताओ कि कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में उसकी वो ब्रेक इवन सेल्स जनरेट हो रही है। ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है, यानी कि वो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स जिसमें हमें ना ही प्रॉफिट होएगा ना लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले ये ब्रेक इवन सेल्स तो बाद में निकालेंगे, पहले ये निकालते हैं कि ये प्लांट मर्ज हो गया तो कितनी सेल्स होगी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी। इसके लिए क्या प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे एक इनकम स्टेटमेंट। तो चलिए बस अब यहाँ से क्या करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं मर्ज प्लांट की। ठीक है, तो बस यहाँ से इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। अब देखो कैसे करना है, आप ध्यान रखो कोई भी प्लांट मर्ज तभी हो सकता है जब वो हमें उसकी 100% की एफिशिएंसी पता हो, यानी कि उसकी हमें 100% जब वो यूज हो रहा है तो कितना कंज्यूम कर रहा है वो कॉस्ट और सेल्स, हमें ये निकालना पड़ेगा। ये प्लांट देखो कितने कितने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चल रहे हैं, 90 और 60। हमें इनकी एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है और ये देखना है कि अगर ये 100% में चल रहे होते ना तो कितनी इनकी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आती। तो बस एक इनकम स्टेटमेंट अब हमें ये बनानी है। आप क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट साथ साथ बनाओ और 100% कैपेसिटी में बनाओ। तो बस बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ये हेडिंग लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे प्लांट। अच्छा इसका नाम है कुछ, प्लांट के नाम होंगे, प्लांट ए एन बी है तो प्लस यहाँ पे लिखो प्लांट ए। इसके नीचे लिखना 100% कैपेसिटी में। प्लांट ए अपनी 100% अगर कैपेसिटी में चले तो कितना सेल्स होगा। ऐसे ही निकालो प्लांट बी का, इसमें भी लिखो 100% कैपेसिटी से अगर ये चले। और इसके बाद लिखो यहाँ पर एक मर्ज प्लांट। मर्ज प्लांट में कौन कौन से होंगे, ए और बी दोनों होंगे, तो मर्ज प्लांट में लिखना ए एंड बी। बस ऐसे करके आप क्या करो, यहाँ पे 3 कॉलम हम क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। बस अब इनकी इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। तो देखो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है ये बताओ, आप कहोगे इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है सेल्स। तो बस अब इनकी इंडिविजुअल सेल्स लिखनी है लेकिन 100% कैपेसिटी में। अभी देखो ये कितना है, 63 लाख की सेल्स है, कब, जब 90% में यूज होता है। तो 100% में कितनी कैपेसिटी होगी आपको मैं एक करके बता रहा हूँ, आप सबको ऐसे करेंगे। देखो 90% कैपेसिटी है तब सेल्स हो रही है 63 लाख। तो अगर हमें 100% कैपेसिटी करनी है तो क्या करेंगे, ये आपको ऐसे कैलकुलेशन शो नहीं करनी, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। तो 63 लाख डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आप इनको सबको 100% में ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूँ, मैंने ये सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं बस डायरेक्ट वैल्यू लूंगा। आप कैलकुलेटर में क्रॉस चेक करते रहिएगा कि जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ क्या वो सही आ रही है। इनकेस अगर वो गलत हो ना तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना कि हाँ वो गलत हो रखी है। ठीक है, तो 100% कैपेसिटी में देखो इसकी हो जाएगी 70 लाख। मैं जरा पेन का कलर चेंज करता हूँ, ये कितनी हो जाएगी 70 लाख। यहाँ तक ठीक है। ऐसे ही देखो प्लांट बी वो कितनी परसेंट कैपेसिटी में था, 60%, तो 100% कैपेसिटी में उसकी हो जाएगी 80 लाख। ये ठीक है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 70 एंड 80 150 लाख। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। इसमें से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी है प्लांट ए की 90% में, तो आप 100% कैपेसिटी के हिसाब से निकालोगे तो वो आएगी 44 लाख। और प्लांट बी की 60% एफिशिएंसी के हिसाब से 60 है ना, हाँ 60% एफिशिएंसी के हिसाब से 22,50,000 है। तो आपको 100% कैपेसिटी के हिसाब से निकालना, वो आएगा 37,50,000। ये ठीक है।
इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे और देखो दोनों की कंबाइन हो जाएगी 81,50,000, आई थिंक सो इतनी होनी चाहिए। आप कैलकुलेट करते रहना बस साथ साथ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर निकल के आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। ये ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 26 लाख, और ये आएगा हमारा 42,50,000, और जब इसे माइनस करोगे तो ये आएगा 68,50,000। क्या इतना ही आ रहा? हाँ इतना ही आ रहा, 68,50,000। इसमें से क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बताओ कितनी हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 13 लाख। अब ये बताओ कितने, यहाँ पर ये अंग्रेज ऐसे तो नहीं है कि जिन्होंने ये कर दिया हो कि 90% कैपेसिटी हो तो फिक्स कॉस्ट आ गई 13 लाख, उन्होंने 100% कैपेसिटी के हिसाब से निकाल दी हो। भाई ऐसा कोई अंग्रेज अगर है तो रुक जाओ, फिक्स कॉस्ट है साहब वो, एक यूनिट बनाओ तब भी 13 लाख, 90% बनाओ तब भी 13 लाख, मत बनाओ तब भी 13 लाख। तो इसको 100% में तो नहीं ले जा रहा ना कोई, भाई जो ले जा रहा है वो, क्या बोलूं मैं, तो खुद ही सोच लो अपने मन में। 13 लाख, और ये कितना हो जाएगा? 15 लाख, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 28 लाख। ठीक है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे करके क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इसमें से माइनस करो, देखो कितना कितना आ रहा। इन दोनों का प्रॉफिट कंबाइन इससे मैच होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 13 लाख, और ये आ जाएगा 27,50,000। ये ठीक है, और इसका आप टोटल करोगे तो वो आएगा 40,50,000। यहाँ तक तो बन गई हमारी इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि, और वो भी किसकी? मर्ज प्लांट की। यानी कि अब हमें इनकम स्टेटमेंट अगर देखनी होगी तो हम हमेशा कौन सी इनकम स्टेटमेंट देखेंगे? जो मर्ज प्लांट की वैल्यूज है। ठीक है, तो बस ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं। तो बताओ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और ये ब्रेक इवन सेल्स किसकी निकल रही? मर्ज प्लांट की। तो फिक्स कॉस्ट भी कौन से प्लांट की लेंगे? मर्ज की। देखो कितनी आ रही थी मर्ज प्लांट की फिक्स कॉस्ट थी 28 लाख। पीवी रेशियो क्या है हमारे पास? नहीं है, तो बस पीवी रेशियो निकालते हैं। तो वर्किंग नोट बनाओ एक, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, क्योंकि पीवी रेशियो मर्ज प्लांट का निकलेगा तो हमें वैल्यूज भी मर्ज प्लांट की ही लेनी होगी। ये ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। और पीवी रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो आप मुझे बताएंगे। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन किसका देखेंगे? मर्ज प्लांट का। तो मर्ज प्लांट का कंट्रीब्यूशन देखो 68,50,000, तो ये हो जाएगा 68,50,000 अपॉन सेल्स कितनी आ रही थी? 150 लाख, 150 लाख, और इंटू 100। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 45.67%। ठीक है, बस ये पीवी रेशो यहाँ पे पुट करो, तो ये देखो 45.67% हम यहाँ पे रखेंगे। तो ब्रेक इवन सेल्स निकल के कितनी आ जाएगी हमारी? हमारी ब्रेक इवन सेल्स, इसे आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये रुपीज में आएगी 6,130,940। ये ठीक है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ये भी निकालना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ था निकालने के लिए कि आपको क्या निकालना है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में निकालना है, कि मतलब पूरी सेल्स का कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रहा है ब्रेक इवन सेल्स में। तो देखो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे निकालेंगे आप बताओ? पूरी सेल्स कितनी थी? 150 lakhs, उसमें से कितना कैप यूटिलाइजेशन हम करें कि हमारी ब्रेक इवन सेल्स आ जाए, कितना परसेंट? तो देखो हमने कितने अमाउंट की सेल्स करी कि ब्रेक इवन सेल्स आ जाए? 6,130,940। टोटल सेल्स कितनी है? 150 लाख। तो अगर हम इसका निकाल दें तो यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारा हो रहा है, और उसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 41% मेरे हिसाब से अप्रॉक्स। आप इसे चेक कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन इसका 12 का पार्ट नंबर 1।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ था। इसमें बोला हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है हमें मर्ज प्लांट की एट 80% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि अब हमें मर्ज प्लांट 100% यूज नहीं करना, हमें कितना यूज करना है 80%। तो बस 80% में क्या करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर। तो चलिए बस अब एक इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखो इनकम स्टेटमेंट एट 80% कैपेसिटी। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं 80% कैपेसिटी के हिसाब से। तो इनकम स्टेटमेंट एट 80% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी के हिसाब से हम क्या बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे सेल्स। अब देखो सेल्स कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो मर्ज प्लांट में सेल्स कितनी है टोटल 150 लाख, इसका आपको क्या लेना है 80%, यानी अब जो भी वैल्यूज हम लेंगे मर्ज प्लांट की लेंगे, ठीक है। तो मर्ज प्लांट में ये तो 150 लाख जो है तो 100% है ना, हमें 80% लेना है। तो बस इसका 80% निकालो। तो देखो आप कैलकुलेट करोगे तो वो बताओगे मुझे कितना आ रहा 120 लाख, ये ठीक है। इसमें से क्या माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो वो भी कितना यूज होगी 80%, तो उसको अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 65,20,000, ये ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 65,20,000, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कितना आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, और इसको आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 54,80,000। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब देखो मर्ज प्लांट की फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही थी 28 लाख आई थिंक सो, है ना। हाँ 28 लाख आ रही है, तो उसमें से इसको माइनस करो। बस सारी वैल्यूज आपको मर्ज प्लांट की लेनी है। तो देखो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट हमें यहाँ पे आ जाएगा 54,80,000 में से 28 लाख माइनस करोगे तो ये आएगा 26,80,000, और यही हमें चाहिए था इस क्वेश्चन में। ये था इसका पार्ट नंबर बी। इतना सही है, इसी में किसी को डाउट है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका पार्ट नंबर 3 है ये। इसमें निकालना है हमें सेल्स टर्नओवर ऑफ द मर्ज प्लांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60 लाख, यानी 60 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी क्या करनी पड़ेगी सेल्स करनी पड़ेगी। तो बस देखो कैसे करेंगे इसको। इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला, बताओ किसका फॉर्मूला यूज करेंगे पीवी रेशियो का। क्यों, देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये ठीक है। क्वेश्चन में देखो हमने अभी तक कहीं पे पीवी रेशियो निकाला, देखो वर्किंग नोट बना रखा था 45.67, तो बस ये पीवी रेशियो लिखो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 45.67। हमें कंट्रीब्यूशन नहीं पता, इसके लिए हम क्या करेंगे वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन देखो एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा, आप बताना क्या मैंने सही लिखा या गलत। गलत लिखा तो भी कमेंट कर देंगे, सही लिखा तो कमेंट तो आप करते ही नहीं हो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन दो चीजें कवर करके देता है। मेरी फर्स्ट क्लास अगर आपने देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि कंट्रीब्यूशन हमें दो चीजें कवर करके देता है, क्या, एक तो हमारी फिक्स कॉस्ट और एक हमारा प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस पार्ट में फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 28 लाख, वो तो हमेशा सेम रहेगी मर्ज प्लांट की, और प्रॉफिट कितना कमाना है हमें 60 लाख। तो बताओ यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 88 लैक्स, ये ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 88 लाख। बस यहाँ से आपको क्या निकालना है सेल्स निकालना है। तो अब सेल्स सीधी सीधी आ जाएगी, तो बताओ यहाँ से सेल्स कितनी हो जाएगी, सेल्स इज इक्वल्स टू 88 जो लाख है 88 लाख, इसका लेंगे 45.67%। तो 88 लाख का 48.67% करें तो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ, ये वैल्यू आएगी 19268667, ये अप्रोक्सीमेट होगा। आप इसे चेक कर लेना और बता देना मुझे कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका पार्ट नंबर सी। अब चलते हैं अपने ये पार्ट नंबर 4 में,
When the merged plant is working at a capacity to earn a profit of rupees 60 lakh, what percentage of increase in selling price is required to sustain an increase of 5% in fixed overhead? क्वेश्चन समझ में आया या ऊपर से निकल गया? चलो मैं बताता हूँ। कह रहा है जब 60 लाख का प्रॉफिट हम करते हैं तो जिस कैपेसिटी में हमारा प्लांट चलता है, यानी कि 60 लाख का प्रॉफिट करने के लिए हमारे कोई कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी में चलने पे 60 लाख का प्रॉफिट होता है। अब अगर हम अपने फिक्स ओवरहेड में 5% इंक्रीज कर दें तो हमें सेलिंग प्राइस कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी कि हमारा जो ये 60 लाख का प्रॉफिट है ये रिमेन सेम बना रहे। इसका मतलब 60 लाख का प्रॉफिट अगर हमें सेम रखना है तो दो चीजें करनी होगी। हो क्या रहा है, फिक्स ओवरहेड 5% से इंक्रीज कर रहे हैं। अब वो बोल रहा है 60 लाख का प्रॉफिट हमें अभी भी अर्न करना है, तो कितनी सेलिंग प्राइस अपनी बढ़ाएं कि जो ये 60 लाख रुपीस का प्रॉफिट है ये हमारा मेंटेन रहे। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व करते हैं और देखो कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, सबसे पहले तो इसमें ये निकालते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारी कितनी इंक्रीज हो रही है। तो देखो उसमें इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। तो देखो अभी सेलिंग प्राइस कितनी, सॉरी इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस नहीं, वेट इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस नहीं, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट निकालते हैं यहाँ पे, इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। तो इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट निकालते हैं तो देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है अभी 28 लाख है और कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है उसका 5%। तो 28 लाख का 5% अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 1,40,000। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है। तो हम अपनी सेल्स कितनी बढ़ाएं कि प्रॉफिट हमारा क्या रहे, पहले जितना रहे। तो देखो हमें सेल्स उतनी ही बढ़ानी है, यानी किसकी वजह से सेल्स बढ़ानी पड़ रही है, इस फिक्स कॉस्ट की वजह से। यानी क्या इस फिक्स कॉस्ट की वजह से हमें सेल्स इंक्रीज करनी पड़ रही? जी हाँ। तो देखो अभी सेल्स कितनी है 1 लाख, अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है 1,40,000 और अभी सेल्स कितनी ले रहे हैं। अभी आपने देखा हमने सेल्स पिछले क्वेश्चन में निकाल के देखो 19268, यही वाली सेल्स 19268 19268 667 यही वो अमाउंट ऑफ सेल्स है जिसपे हमें 60 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें इसे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, इतना परसेंट बढ़ाना है कि ये 1,40,000 रुपए जो फिक्स कॉस्ट के बढ़े हैं इसकी वजह से हमारे 60 लाख के प्रॉफिट में कोई भी इफेक्ट ना आए। तो बस इसका परसेंटेज निकालो तो देखो कितना इंक्रीज करना पड़ रहा है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.726% अप्रॉक्स। ये ठीक है। तो यानी कि फिक्स कॉस्ट की वजह से हमें अपनी सेल्स को 0.726% इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा प्रॉफिट आज भी क्या रहेगा, रिमेन सेम। सही है, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 12 आपको सभी इसके पार्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 और सीए इंटर में 2018 में ये आ रखा है। PH Gems Limited is manufacturing ready-made suits. It has an annual production capacity, इस लाइन को अंडरलाइन करो, कैपेसिटी कितनी है उसकी 20,000 pieces. The cost accounted the cost accountant has presented the following information for the year of the management. आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अभी क्या हो रहा है 1500 पीसेस की सेल्स हो रही है 1800 के हिसाब से, यानी कि ये जो हमें जितनी भी डिटेल्स हमको गिवन है ये कितने के हिसाब से 1500 पीसेस के हिसाब से। ठीक है, evaluate the following. If selling price is increased by 200, the sales will come down to 60% of total annual capacity. इस लाइन को अंडरलाइन करो। Should the company increase its selling price, कह रहा है तो क्या कंपनी को अपनी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर देनी चाहिए। कोई भी डिसीजन हम तब लेते हैं जब हमारे प्रॉफिट पे फर्क पड़ रहा हो। अगर सेलिंग प्राइस को 200 रुपये बढ़ाने से हमारी एनुअल कैपेसिटी क्या होगी, घट जाएगी। अगर अब वो पूछ रहा है कि क्या इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जो प्रपोजल है, तो प्रपोजल एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना टोटली डिपेंड करता है हमारे प्रॉफिट पे। अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा तो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर हमारे प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हो गया तो हम प्रपोजल को क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बस अब प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो बस चलिए बनाते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट। तो चलिए बस इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें एक दो चीज़ें देखनी होगी। क्योंकि वो कह रहे थे क्वेश्चन में कि हमने जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना, इसको हमने क्या कर दिया 200 रुपये से इंक्रीज कर दिया। यानी कि अगर पहले हमारी सेलिंग प्राइस 1800 रुपये थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई 200 रुपये हमारी इंक्रीज कर दी। यानी कि अब हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो चुकी है 2000।
ये ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी सेल्स की क्वांटिटी में फर्क आया। क्या फर्क आया, जो हमारी सेल्स की क्वांटिटी थी ना, वो इन 200 रुपये को बढ़ने की वजह से क्या हो गया, सिर्फ 60% रह गई किसकी, टोटल एनुअल कैपेसिटी की, ऑफ टोटल एनुअल कैपेसिटी। यानी जो हमारी पूरी कैपेसिटी है उसका सिर्फ 60% ही हमारी क्या हो रही है, सेल्स क्वांटिटी सेल हो रही है। तो बताओ टोटल एनुअल कैपेसिटी कितनी थी, 2000, इसका निकालेंगे 60%, तो वो कितना आ जाएगा, 1200 यूनिट्स। यानी कि अब जो हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है वो कितनी यूनिट्स की बनानी है, 1200 यूनिट्स की। यहाँ तक ठीक है। तो बस अब बनाते हैं एक इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या लिखोगे, इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं और 1200 यूनिट्स की इनकम स्टेटमेंट को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं बनाता हूँ उसको नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हम इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सेल्स। देखो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई अब, 2000, और नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कितनी सेल हुई, 1200। तो बस इसे सॉल्व करते हैं, देखो कितना आ जाएगा, 12 टू 24 लाख। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आप जरूर किया करो, मैं आपके सारे कमेंट्स को देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं देखता हूँ, जिन्होंने भी कमेंट्स किया है उनको रिप्लाई जरूर मिला है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो जरा एक वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। और जरा क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट दिखेगी, आपको जो पहली वेरिएबल कॉस्ट दिखेगी डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन ध्यान से देखो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आपको दिखेगी 594200। लेकिन एक बार बताओ, ये तो 1500 यूनिट की है ना, हमें तो कितनी यूनिट्स की चाहिए, 1200 की। तो बस इसे 1200 यूनिट्स की निकालो, तो 1500 से डिवाइड करो और 1200 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 1200 यूनिट्स की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 475360। ठीक है। दूसरी वेरिएबल कॉस्ट देखना, डायरेक्ट लेबर। तो बस लिखो उसको डायरेक्ट लेबर। और देखो लेबर कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 442600। ये भी कितने यूनिट्स की है, 1500 की। लेकिन हमें तो कितनी यूनिट्स की चाहिए, 1200 की। तो 1200 यूनिट्स की अगर हम वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो वो आएगा 354080। यहाँ ठीक है। इसके बाद देखना तीसरी हमारी क्या कॉस्ट है, ओवरहेड्स। और क्वेश्चन में देखना ओवरहेड्स में लिखा हुआ है कि वो क्या है, 40% फिक्स्ड है। एक बार क्वेश्चन में देखो ओवरहेड्स है कितने टोटल, 11,97,000। इसमें से 40% हमारे क्या है, फिक्स्ड है। तो 60% हमारे क्या होने वाले, वेरिएबल। तो बस 11,97,000 का अगर आप 67% निकालोगे तो वो आएगा 718200। ये कितनी यूनिट्स के लिए होगा, 1500 के लिए। लेकिन हमें तो कितनी यूनिट्स के लिए चाहिए, 1200 के लिए। तो बस इसे 1200 के हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये आएगा 574560। ये ठीक है। इन तीनों को आप क्या कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो। मैं इन तीनों का यहाँ पे लिखता हूँ, शायद वहाँ पे कट रहा होगा। तो टोटल आएगा ये 1404,000। ये आ रही है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बस ये वेरिएबल कॉस्ट आप यहाँ पे लिखो 1404,000। इसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा 996000। इसमें से क्या माइनस करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखो कितनी आ रही है। अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, मुझे बताओ। जो ये क्वेश्चन था 11,97,000, इसमें से फिक्स कितना है, 40%। तो वही हमारी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। तो बस यहाँ पे फिक्स कॉस्ट निकालो तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ रही होगी आपकी 478800। एक बार कैलकुलेशन खुद वेरीफाई कर लेना यार, गलत हो वहीं पे
तो देख लेना, ठीक है। तो इसमें से क्या माइनस करते हैं, प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 517200, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। अब हम उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्या सेलिंग प्राइस इंक्रीज करें या ना करें। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में, जब वो 1500 यूनिट बेच रहे 1800 के हिसाब से, तो प्रॉफिट कितना मिल रहा उन्हें, 466200, है ना। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी सेलिंग प्राइस 200 रुपये बढ़ाई, उनकी सेल्स घट के कितनी हो गई, 1200 रुपये, 1200 यूनिट। अब मुझे ये बताओ, 200 रुपये जैसे ही बढ़ाए उन्होंने, जैसे ही उन्होंने 200 रुपये अपनी सेलिंग प्राइस पे बढ़ाए, उनकी सेल्स की जो डिमांड थी उसमें इंक्रीज आया या डिक्रीज आया, आप बोलोगे डिक्रीज आया। पहले ये चेक करते हैं कि कितना डिक्रीज आया। तो आप क्या करोगे, मैं आपको एक रिकमेंडेशन बोल रहा हूँ, आप लिखो वो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आप रिकमेंडेशन लिखो, हेडिंग लिखो रिकमेंडेशन, और उसमें लिखो इफ द if the price has been increased by has been increased by 11.11%, bracket open, increased by 200 on rupees 1800, bracket close, sales goes down by 20%, bracket open, decrease by 300 on 1500 units, bracket close, full stop. Change in demand, change in demand is greater than is greater than the change in price, full stop. Since the variable costs are still since the variable costs are still same, comma, profit has been profit has been arose to rupees 517200 in spite of high elasticity demand, full stop. ph gems ph gems would not be able to sustain would not be able to sustain this policy on account of change, if any, in variable cost। ये लिख लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन में क्या है। देखो रिकमेंडेशन में ये है कि आप ये देखो कि ये प्रॉफिट तो बढ़ गया, ठीक है, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, दिख रहा है। अभी हमें लग रहा है कि हाँ ये ले लेना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखो, आपने पहले सेल्स कितनी थी, 1800। चलो से मैं नए पेज में करा के यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देखो पहले सेल्स कितनी थी, 1800। अब हमने सेलिंग प्राइस कितनी कर दी, 2000। पहले सेलिंग जब 1800 रुपये यहाँ पे सेलिंग प्राइस थी, तो हमारे कितने यूनिट्स सेल होती थी, 1500। अब कितनी हो रही, सिर्फ 1200। तो यहाँ बताओ, यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना आया। तो आप देखोगे 1800 से 2000 हो गया, यानी 200 बढ़ा है, किस पे, 1800 में। तो ये कितना होता है, 11.11, ठीक है। यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज कितना आ गया, 1500 से 1200, सीधा सीधा 300 रुपये, 300 यूनिट्स हमारी घट गई। पहले कितनी होती थी, 1500, यानी कि 20%। इसका मतलब हल्की सी प्राइस हमने बढ़ाई और डिमांड बहुत तेजी से गिर गई। सिर्फ 11.11% हमने प्राइस में इंक्रीज किया और डिमांड देखो सीधा सीधा 20% आ गई, लेकिन फिर भी हमें प्रॉफिट हो रहा। तो क्या ले लें, नहीं साहब, ध्यान से देखो, अभी तो लग रहा ले लोगे क्या, अगर ये प्राइस हमने बढ़ा दिए
प्रॉफिट भी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पे कोई चेंज आया? जितनी पहले थी आज भी उतनी आ रही। अगर सोच के देखो कल के दिन, अगर सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सेलिंग प्राइस तो हमारी इंक्रीज हुई, वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम 1800 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचते थे तब भी वेरिएबल कॉस्ट सेम थी। आज हम 2000 पर यूनिट के हिसाब से बेच रहे तब भी वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारी? सेम है। इसका मतलब सेम इन द सेंस कि प्रॉफिट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही है। अगर इन फ्यूचर अगर वेरिएबल कॉस्ट जरा सी भी इंक्रीज हो गई ना, तो ये प्रॉफिट सीधा सीधा आपका किस में बदल जाएगा? लॉस में। इसीलिए मैंने देखो आपको लाइन लिखा है, PHGEM वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस पॉलिसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इफ एनी इन वेरिएबल कॉस्ट। यानी वेरिएबल कॉस्ट में जैसे ही हल्का सा चेंज होएगा ना, ये प्रॉफिट जो आपको 517200 का दिख रहा, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये लॉस में भी आ जाएगी। इसलिए इनको सेलिंग प्राइस, अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, ये कंपनी का प्रोडक्ट देखो क्या है, जैसे ही आप सेलिंग प्राइस हल्का सा बढ़ा रहे, कस्टमर आपका प्रोडक्ट सीधा सीधा कम कर दे रहे हैं। यानी कि अगर प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस हल्का सा बढ़े तो डिमांड हल्की सी गिरे तब तो चलेगा, लेकिन हल्की सा प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ाने में इतनी डिमांड गिर जाए और फिर भी हम बेच रहे हैं, प्रॉफिट तो हो रहा, लेकिन अगर कल के दिन हमारी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट ही बढ़ गई, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, तब तो क्या होगा? पहले ही डिमांड कम है, वेरिएबल कॉस्ट और ज़्यादा आ गई, वो क्या करेगी? हमारे प्रॉफिट को कम 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 करती चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रेक इवन भी अराइज नहीं होगा, हम लॉसेस में चले जाएंगे। इसलिए कंपनी को ये सेलिंग प्राइस अपनी नहीं इंक्रीज करनी चाहिए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और अब इसके बाद कोई पार्ट बचा हो उसमें, पहले ये देख लेते हैं कि इसमें कोई पार्ट हमारा छूट गया हो तो। देखो नहीं, अभी पार्ट 2 भी है। तो ये तो था कि शुड द कंपनी इंक्रीजेस इट्स सेलिंग प्राइस और नॉट, तो हमने इसका देख लिया। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। A company can earn a profit of 20% on sales if the company provide tie-pin with a ready-made suit. The cost of each tie-pin is rupees 18. Calculate the sales to earn a profit of 20% on sales. ये पार्ट भी है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बहुत इजी है, कंपनी को 20% प्रॉफिट कमाना है पूरी सेल्स का। अगर कंपनी टाई पिन भी देती है रेडीमेड सेल्स के, कॉस्ट बता दी है टाई पिन की 18 आ रही है, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट भी आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और इसके आंसर्स आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर किसी को लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश। मैसर्स Gaurav Private Limited is manufacturing and selling two products, black and white, at a selling price of rupees 20 and 30 respectively. इस लाइन को अंडरलाइन करें। The following sales strategy has been outlined for the financial year 1920. Sales planned for the year will be 81 lakh, अंडरलाइन करें, in case of black and 54 lakh in case of white। इन दोनों पॉइंट्स को जैसे जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप भी प्लीज अंडरलाइन करते जाएं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। The selling price of black will be reduced by 10% and that of white by 20%. Break even is planned at 70% of total sales at each product. Profit of the year is to be maintained at 8,26,200 in case of black and 745,200 in case of white. This would be possible by reducing the present annual fixed cost of rupees 42 lakh, allocated rupees 22 lakh to the black and 20 lakh to the white। ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है और उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टू ब्रेक इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड आफ्टर अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज टू अचीव डिजायर प्रॉफिट मेंशन एट पॉइंट 4। ठीक है, तो बस पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं इनका। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे लिखो स्टेटमेंट showing statement showing break even point, statement showing break even point, और एक बना लो ब्लैक और एक बना लो वाइट का कॉलम।
और सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन है ना, बस एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले तो उसमें लिखते हैं कि कितनी हमारी इनके सेल्स प्लान्ड थी। सबसे पहले यहाँ पे लिखो सेल्स प्लान्ड। और देखो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैंने अंडरलाइन करवाया था सेल्स प्लान 81 लाख तो बोला है ब्लैक के लिए, यानी ब्लैक वाला जो प्रोडक्ट है उससे इतनी होगी, और इसके लिए कितना है व्हाइट के लिए 54 लाख। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आप देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या कर दी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अंडरलाइन करवाई थी। प्लान वाले में देखो क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कि सेलिंग प्राइस 10% घटा देंगे ब्लैक वाले की, और 20% घटा देंगे किसकी, व्हाइट वाले की। तो ब्लैक वाले की सेलिंग प्राइस है कितनी अभी 20, उसका 10% घटाओगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगी, रुपीज 18। और ऐसे देखो व्हाइट वाले की सेलिंग प्राइस अभी कितनी है 30, और हम उसे 20% घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी ₹24 पर यूनिट। ये ठीक है 24, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो सेलिंग टोटल सेल्स है 81 लाख, एक यूनिट 18 रुपए की सेल हो रही है, तो यहाँ से जरा निकालो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। तो ब्लैक वाले की कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4,50,000 यूनिट्स, और इसकी कितनी आ रही है 2,25,000 यूनिट्स। यहाँ तक ठीक है, दोनों में लिख लेना आप यूनिट्स, और ये भी है यूनिट्स। यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, हमें पता है पॉइंट नंबर 3 पढ़ना, ब्रेक इवन सेल्स। पॉइंट नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ कि जो ब्रेक इवन सेल्स है ना, वो पूरी सेल्स का क्या है 70% है, 70% ऑफ टोटल सेल्स, ये लिखा हुआ क्वेश्चन में। और टोटल सेल्स देखना ब्लैक वाले की कितनी है 81 लाख, तो इसका अगर 70% आप निकालोगे तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ जाएगी यहाँ से। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, ब्रेक इवन इज प्लान्ड एट 70% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। ठीक है, तो ब्रेक इवन सेल्स पहले निकालते हैं हम इन यूनिट्स में, इन यूनिट्स में, यहाँ तक ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट टोटल सेलिंग यूनिट्स कितनी है 4,50,000, अगर इसका आप 70% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 31,500, 31,500 और एक जीरो, यानी कि ब्रेक इवन यूनिट्स तो कितनी आ रही है इतनी। ऐसे ही अगर हम 2,25,000 का निकालोगे तो वो आ जाएगा 1,575,000 यूनिट। ये तो आ गई आपकी ब्रेक इवन यूनिट्स, यहाँ तक ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू निकालो, इन वैल्यू, तो इन वैल्यू में क्या हो जाएगा, तो इन वैल्यू में कितना हो जाएगा देखो, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है 18, और ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यू कैसे निकालते हो, ब्रेक इवन पॉइंट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट देखो कितना है 315,000, और एक यूनिट की कितनी 18, तो अगर तुम इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा यहाँ से 56,70,000। ठीक है, और इसको अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा 37,80,000। ये तो आ गए हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट, ब्रेक इवन सेल्स, जो कि क्वेश्चन में हमारा पूछा हुआ था। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर 1 तो हमारा हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यही हमसे पूछा था नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, तो हमने वो भी निकाल दिया, और ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट दोनों हमने निकाल दिया। अब करते हैं पॉइंट नंबर 2, कह रहे हैं अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज टू अचीव डिजायर प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोल रहा था कि 826,200 का प्रॉफिट होगा ब्लैक क्ले, और 745,200 का प्रॉफिट जो होगा वो किसके होगा व्हाइट क्ले। ये कब अचीव होगा, ये तभी अचीव हो सकता है जब हमारी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाए, थोड़ी रिड्यूस हो जाए, यानी जो करंट फिक्स कॉस्ट है उससे अगर हमारी फिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो ही हमारा ये प्रॉफिट क्या हो सकता है अचीव हो सकता है। तो वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हम कितना फिक्स कॉस्ट रिड्यूस करें कि हमारा ये 826,200 और 745,200 का प्रॉफिट क्या हो जाए अचीव हो जाए। तो बस इसी के लिए बनाते हैं एक स्टेटमेंट और बनाते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग रिडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग फिक्स कॉस्ट रिडक्शन, ऐसे लिखो स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड कॉस्ट रिडक्शन, फिक्स्ड कॉस्ट
और इसमें कर लो रिडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड कॉस्ट रिडक्शन। ये ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो कॉलम बना लो, एक बना लो ब्लैक के लिए और एक बना लो वाइट के लिए। तो सबसे पहले अब इनकम स्टेटमेंट, बेसिकली इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो इनकम स्टेटमेंट आप ना कंट्रीब्यूशन से शुरू करना। अब इसमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की आपको जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन लिखना। तो कंट्रीब्यूशन, इसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, बस अब हमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालना होगा। तो कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ। ये वर्किंग नोट में थोड़ा नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ, वहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए। वर्किंग नोट बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे। आपको पीवी रेशो, पीवी रेशो मालूम है। पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है पीवी रेशो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब क्या क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो, कहीं पीवी रेशियो गिवन है। पीवी रेशियो हमें नहीं गिवन है, हमें एक और वर्किंग नोट बनाना होगा और यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, पीवी रेशियो। तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला, अच्छा पीवी रेशियो हम कौन सा वाला यूज करेंगे, पीवी रेशियो हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे निकालने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और बताओ उसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ना हमें प्रॉफिट गिवन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है, टोटल सेल्स में से अगर हम ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देना तो हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। तो बस यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखो। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये होता है। तो ब्लैक वाले के लिए बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ जाएगी, ब्लैक वाले के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। तो ब्लैक वाले के लिए टोटल सेल्स देखना कितनी है, ब्लैक वाले के लिए टोटल सेल्स थी 81 लाख और ब्रेक इवन सेल्स आ रही थी 56,70,000। तो यहाँ से ब्लैक वाले के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई आपकी 24,30,000। ये ठीक है। ऐसे ही निकालो व्हाइट वाले के लिए। तो व्हाइट वाले के लिए टोटल जो सेल्स थी वो कितनी थी, 54 लाख। यहाँ तक ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स आ रही थी 37,80,000। ये ठीक है। तो इसमें से माइनस करोगे 16,20,000 आ गई आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई, बस यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ब्लैक वाले के लिए निकालते हैं पीवी रेशियो। तो बताओ ब्लैक वाले के लिए अगर हम निकालेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्लैक वाले के लिए कितनी है, 24,30,000। इसको यहाँ पे पुट करो 24,30,000। और 20 ब्लैक वाले के लिए प्रॉफिट कितना चाहिए था, तो उन्होंने बता रखा था प्रॉफिट कितना चाहिए, 826,200 चाहिए। और हमें यहाँ से क्या निकालना है, पीवी रेशो। तो मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा। तो बताओ ब्लैक वाले के लिए पीवी रेशो यहाँ से निकल के आ जाएगा 34%। ऐसे ही व्हाइट वाले के लिए निकालो। तो देखो व्हाइट वाले के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है, 16,20,000। और उसके लिए हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 74,50,200 अपॉन पीवी रेशो। ये ठीक है। तो यहाँ से अगर पीवी रेशियो में कैलकुलेट करूँ तो वो आ जाएगा 46%। ठीक है, तो पीवी रेशियो तो हमारा आ गया 34% और 46%। बस 34% और 46% यहाँ पे पुट करो। तो देखो कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना है तो ब्लैक वाले के लिए बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा। ब्लैक वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 34%। कॉन्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है। ब्लैक वाले के लिए टोटल सेल्स कितनी थी, 81 लाख। तो यहाँ से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी 27,54,000। ये ठीक है। ऐसे ही व्हाइट वाले का निकालते हैं। व्हाइट वाले का पीवी रेशियो कितना आ रहा था, 46%। और कंट्रीब्यूशन व्हाइट वाले के लिए भी हमको चाहिए और उसके लिए फिक्स कॉस्ट वो सेल्स कितनी थी, 54 लाख। तो बस 54 लाख अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 24,84,000। ये आ गए दोनों के कंट्रीब्यूशन। ये ठीक है। बस
अब जरा यहाँ पुट करते हैं, देखो कंट्रीब्यूशन ब्लैक वाले का कितना आ रहा 27,54,000, तो बस इस इनकम स्टेटमेंट में पुट करो 27,54,000 और इसका कितना आ रहा है 24,84,000, तो यहाँ पे पुट करो 24,84,000। इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट तो हमें चाहिए, तो बताओ कितना प्रॉफिट मेंटेन करना है हमें। तो प्रॉफिट हमें जो मेंटेन करना है वो क्वेश्चन में देखो गिवन होगा। प्रॉफिट हमें मेंटेन जो करना है वो 86, एक मिनट कितना ये 86,826,200 इतना मेंटेन करना है ब्लैक वाले के लिए, और इसके लिए चाहिए 745200। तो बस यहाँ से देखो ये क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, इतना हमें प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ उसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होता है, तो ये आ जाएगा 1927,800 ब्लैक का, और इसका आ जाएगा 17,388,000। ये हो गया। अब हमें ये निकालना है कि कितना फिक्स कॉस्ट में क्या आया, रिडक्शन आया। तो बस यहाँ पे लिखो ब्लैक और यहाँ पे वाइट। तो सबसे पहले लिखो प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट। अभी फिक्स कॉस्ट कितनी है, अभी फिक्स कॉस्ट है इसकी ब्लैक वाले के लिए फिक्स कॉस्ट है 22 लाख, और इसके लिए कितनी है 20 लाख। रिवाइज्ड यानी कि कितनी हमें करनी पड़ेगी फिक्स कॉस्ट, तो रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट देखो ऊपर इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई आ रही 1927,800, और इसकी कितनी आ रही 17,388,000। तो बताओ कितनी हमें रिडक्शन करना पड़ेगा, तो यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट, तो इसका रिडक्शन करो तो देखो उसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 27,222,000, और इसका 261,200। तो यही क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था कितना रिडक्शन है। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने अपनी तरफ से पूरा डिटेल में पढ़ाया है, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर फिर भी आपको इस चैप्टर में कहीं पे डाउट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस क्वेश्चंस की पीडीएफ्स आपको और जो भी अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे आपको देनी है तो मैं वहीं पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के नेक्स्ट चैप्टर में, तो तब तक आप क्या करेंगे वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।